सूरत हाल ये है कि मसला है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ये अपार्टमेंट्स, और इस अपार्टमेंट के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया। और सिर्फ इतना किया गया कि लोगों को जैसे बरी इमाम कच्ची आबादी आम आवाम के साथ किया गया, और यहाँ पे पैगाम भिजवाया गया रात को कि जनाब आप अपार्टमेंट खाली कर दें। तो मसला बड़ा सिंपल सा था, लेकिन उसमें जो रद्द-ए-अमल दिया गया, और ख़ास तौर पे नून लीग ने जो रद्द-ए-अमल दिया अब्सार आलम साहब के ज़रिए से, उससे काफ़ी मामलात ख़राब हो गए हैं। और मामलात सिर्फ़ न ख़राब नहीं हो गए, बल्कि अच्छे ख़ासे ख़राब हो गए हैं। अब लिस्ट आ गई है सामने। लिस्ट मेरे सामने पड़ी है, और ये भी पूरी लिस्ट नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये पूरी लिस्ट नहीं है। और इस लिस्ट में फ़िलहाल तो जो नाम हैं, वो तकरीबन हैं जी कोई 200 के करीब, 200 से ज़्यादा के नाम हैं। मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर बता देता हूँ। जो बड़े-बड़े नाम हैं, जी हाँ, बिल्कुल, ये 178 के करीब अभी तक नाम ज़ाहिर हुए हैं, और अभी और नाम आना बाकी हैं। और फिर ये कि एक ये लिस्ट है जो कि इस वक्त दस्तयाब है, और इसमें अलाटियों के नाम भी लिखे हुए हैं, और जो इन्होंने परचेज़ किया है उनको भी। एक बात आपको बता दूँ, इसमें सारे मौजूद हैं। इसमें कुछ लोग तो हैं जिन्होंने अपने नाम से लिए हुए हैं, कुछ हैं जिन्होंने किसी के नाम पे लिए हुए हैं। अब पहली बात ये है कि ये सब के सब गलत नहीं है, ये सब के सब नाजायज़ नहीं है। एक बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जिन्होंने ये अपार्टमेंट लिए और उन्होंने जो पैसे दिए, उसका रिकॉर्ड जो है वो बहरहाल मौजूद है, और उसमें आईडी कार्ड के नंबर भी मौजूद हैं, अपार्टमेंट और कितने का खरीदा ये भी मौजूद है, और इसमें जेन्युइन नाम भी मौजूद हैं, जो जेन्युइन लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इसलिए हम इसकी बुनियाद पे, क्योंकि मसला कहाँ पे शुरू हुआ है, और सबसे टॉप पे जो नाम है जी, वो इसमें नाम है जी फरियाल गौहर साहिबा का नाम है, और फरियाल अली गौहर, ठीक है जी, ये नाम नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे नहीं है, बल्कि सॉरी, ये नंबर है हाँ जी, ये सेकंड पेज पे नंबर 2 पे नाम है इसका, फरियाल अली गौहर। और फिर आगे लिखा हुआ है जी, और आगे फिर अपार्टमेंट कितने का है ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ है, और इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये लाहौर का एड्रेस लिखा हुआ है जी। और बहरहाल ये सूरत हाल है, और उसके बाद और भी ख्वाजा आसिफ साहब का नाम भी इसमें मौजूद है, और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनके एक और लिस्ट है, उनमें उनके बेटे का नाम मौजूद है, और इसके साथ साथ कुछ मख्फी जो बेनामी ना अपार्टमेंट्स हैं, और एक और है जी हफीज़ शेख साहब के नाम से 3 प्लॉट हैं हफीज़ शेख साहब की। कोई निक आगे फ्रंट पे कुछ नाम और हैं, हफीज़ शेख कौन से हैं ये नहीं मालूम, हम सिर्फ वो लिख रहे हैं कि जो इधर हैं। और ये भी बता दूं कि वो भी जो ओनर हैं वो भी हफीज़ शेख ही हैं, और हफीज़ पाशा हफीज़ शेख भी हैं। तो ये लिस्ट तकरीबन 200 के मौजूद है, और इसके अलावा एक और लिस्ट भी मौजूद है, क्योंकि ये इनिशियल है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लीगी वज़ीरों के नाम बहुत हैं, लीगी वज़ीरों के अपार्टमेंट बहुत हैं, लीगी मुशीरों के अपार्टमेंट बहुत हैं, और इसके साथ-साथ जो ब्यूरोक्रेट्स के नाम मौजूद हैं, बाबूज़ और बाबुओं के नाम हैं, क्योंकि ये जब प्लॉट था, ये 104 कनाल का है, 13 एकड़ का प्लॉट है, और 13 एकड़ का प्लॉट है। ये ज़हन में रख, 13 कनाल का नहीं, 13 एकड़ का, 104 कनाल। उस वक़्त जब ये बेचा गया था, दिया गया था, वो उस वक़्त इसकी कीमत कम अज़ कम 104 अरब रुपए थी। 1 अरब की 1 कनाल। उस वक़्त आप सीडीए का निकाल के देख लें कि सीडीए ने उस वक़्त कितने में प्लॉट दिए थे। उसका सादा-सी मिसाल है कि आप चले जाएँ सेंटोरस, उसकी कीमत कितनी लगी थी उस प्लॉट की। उस दौर में जितने प्लॉट जो है सेल किए थे सीडीए ने नीलामी करके, तो इसकी नीलामी नहीं हुई थी। पहली बात तो ये है। और उसमें जो हफीज़ शेख हैं, हफीज़ पाशा या हफीज़ शेख जो सामने नज़र आ रहे हैं, वो तो एक कल्प्रेट हैं। ये बात नोट कर लें, वो कल्प्रेट हैं। वो आप मोहरे कह लें आप। वो सामने उनको बिठाया हुआ था, और वो उनको सामने बिठाया हुआ था पीछे। और फिर ये है कि जिसने इसमें जिसने अपने
बाबूस जो हैं ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेट्स और उस वक़्त हुकूमत और उससे अगली हुकूमत, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के दौर में ये काम शुरू हुआ और उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, उसमें फिर इसमें रुकावटें खड़ी की गईं और फिर उस वक़्त उन्होंने अपना हिस्सा वसूल किया और हिस्सा वसूल करने के बाद फिर एक और टावर, पहले एक टावर था, फिर दूसरा टावर, फिर शायद एक तीसरा टावर भी पाइपलाइन में था और उसके बाद फिर नीचे कुछ और शॉपिंग प्लाज़ास भी बनाने थे और वहाँ पे शॉप्स होनी थी, वो सब कुछ होना था, उसमें भी हिस्सा दिया गया है। तो ये 104 अरब रुपए मालियत का है। अब इसको उस वक़्त की कीमत बता रहा हूँ, तो आजकल तो ये कई 100 अरब रुपए का जी, 104 नहीं, कई 100 अरब रुपए का है। तो बहरहाल, ये तो हो गया। अब इनमें जो अलॉटीज़ हैं, उन्होंने अपने नाम ज़ाहिर किए हुए हैं। जिन्होंने ओरिजिनल अपने नाम ज़ाहिर किए हैं, उनसे सिर्फ़ सोर्स ऑफ इनकम पूछना चाहिए कि जनाब ये है और उसके बाद ये कि जिनके नाम कई-कई प्लॉट हैं, जिनको दिया गया, मराआत के इव्ज़ दिया गया या जिसने फ़ेवर दी, उनके नाम, जो पॉलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन्स हैं, उनके नाम आने चाहिए। उनसे पूछना चाहिए। ज़्यादा शोर वही मचा रहे हैं और हकीकत ये है कि जो रियल अलाटी हैं, जो हकीकी अलाटी हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूँजी लगाई, किसी ने रिटायरमेंट के बाद की जमा पूँजी लगाई, किसी ने वैसे लगाई, वो जो जमा पूँजी लगा के बैठे हैं, वो हैं हकीकी खरीदार जो हैं, वो तो मौजूद हैं। अब कइयों ने खरीद के इनसे लिए और आगे जल्दी-जल्दी निकाल दिए, ताकि हम अपना हिस्सा वसूल करें और निकल जाएँ। एक पिछले दिनों मैं मिसाल दे रहा हूँ एक पिछले दिनों एक सीसीडी के हिरासत में एक हुआ है, उम, मावरा अदालत कत्ल हुआ है और उसमें भी जो डील हुई, उसमें भी कि आप फलाँ चीज़ खरीद लें मेरी, वो है जी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 करोड़ की, तो आप उसको 8 करोड़ रुपए में खरीद लें। तो इस तरीके से उन्होंने कहा खरीद लेते हैं। तो इस तरह से भी पुलिस अफ़सर ये भी काम कर रहे हैं कि जनाब ये 2 करोड़ की चीज़ है, आप मेरी 8 करोड़ की खरीद लें, तो मेरा पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई आपसे मुकमुका किया है और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये भी हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये होता है कि पहले वो दे दी जाती है जी, आपको फ़ाइल और अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता है और उसके बाद वो फिर वहाँ से जो लेने वाला है आगे किसी को सेल करके निकल जाता है, अपना पैसा वसूल करता है और निकल जाता है। इसमें भी हो। फिर एक और बात जो इसमें लाहौर के एक बिल्डर हैं वो लाहौर के बिल्डर हैं, वो उसमें लीगी जो हैं रहनुमा, उनके भी वो मेन उनके हैं शेयर होल्डर हैं उस जो उनका प्रोजेक्ट है बिल्डिंग रियल एस्टेट का, उस रियल एस्टेट में लीगी भी मौजूद हैं और वो मेन शेयर होल्डर वो हैं। उनके प्लॉट हैं इधर, उनके अपार्टमेंट हैं इधर और फिर उन्हीं के एक बंदे हैं, वो फ्रंटमैन हैं इधर। और नाम मैं इसलिए नहीं आपको बता रहा कि इसलिए कि जब हमारे पास वो सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वो अभी तैयार हो रहा है और वो भी इंशाल्लाह आ जाएगा और वो किसी वक़्त पेपर आ सकते हैं, लेकिन मैंने पढ़ लिया, मुझे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और मैंने उसको स्टडी भी किया कि ये है नाम जी। तो बहरहाल वो अब आ रहे हैं और उसमें लीगी साहब भी हैं और एक लीगी नहीं है, कई लीगी हैं और उनके कई की अपार्टमेंट हैं और कुछ के तो फैमिली मेंबर्स के नाम भी इधर मौजूद हैं। ये हो रहा है। उसके बाद अगली बात जो है ये तो यहाँ तक है मामला। उसके बाद अगला काम जो है जी, वो है अब कि ये प्रोजेक्ट, ये सारा स्कैम शुरू कैसे हुआ? तो उसमें क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उनको आज वो टारगेट किया गया मोहसिन नकवी को। अब अब्सार आलम और अब्सार आलम हों, मरीम नवाज़ हों, नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मोहसिन नकवी हों, तो ये मुमकिन नहीं है। तो मोहसिन नकवी के बारे में पहले भी नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी आपके बहुत सारे जो हैं दीगर हैं, वो भी इनके बारे में मरीम नवाज़ साहिबा, वो भी मोहसिन नकवी को टारगेट करते रहते हैं। वो बेसिकली मोहसिन नकवी को टारगेट नहीं करते, वो समझते हैं कि मोहसिन नकवी जो है, वो फ़ील्ड मार्शल के मुखबर हैं और काबीना में भी वो बैठते हैं, तो वो सारी रिपोर्ट जो है, वो उधर दे देते हैं और अदरवाइज़ कोई असम्बली मूव हो रही है, वो उसकी बता देते हैं और बाकी चीज़ें भी नज़र रखते हैं। फिर ये कि सीडीए, जो कि इस वक़्त सीडीए आपको पता है वज़ारत दाखिला का सीडीए और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस सारी की सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, वो सारी वज़ारत दाखिला के अंडर हैं। तो वहाँ पे भी मामलात हैं। वहाँ पे तलाल चौधरी साहब को भी इंडक्ट करवाया गया था
جب نواز شریف صاحب کا موڈ خراب ہوا تھا، پھٹا ہوا تھا، اور پہلی لڑائی ہوئی تھی جب محسن نقوی اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی. اس کے بعد پھر طلال چوہدری صاحب کو انڈکٹ کروایا گیا وزارت داخلہ میں چھوٹے وزیر کے طور پہ. لیکن ان کے آنے کے بعد بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کے ساتھ ہی ایک میجر جنرل صاحب آ گئے وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پہ. تو اس کے بعد وہاں پہ پھر معاملہ، کیونکہ وزارت داخلہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس وزارت داخلہ ہوتی تھی، اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب جو وزارت داخلہ ہے وہ مریم صاحبہ نے خود اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو یہ پھڈے جو ہیں اندر کے چل رہے تھے، تو یہ بہانہ بنایا گیا. اب آتے ہیں کہ اگلی بات جو ہے کہ یہ سب کچھ کس کے حکم پہ ہوا، کیونکہ محسن نقوی کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو اس کے بعد کچھ ہمارے میڈیا کے دوستوں کو بریف کیا گیا ہے، اور انہی میں سے کچھ دوستوں نے مجھے بھی بتا دیا. واٹس ایپ میسیج بھی گئے ہیں، اور اس دفعہ بہت احتیاط کی جا رہی ہے. واٹس ایپ میسیج کے ذریعے بھی بتایا گیا، اور انڈیویجلی بھی بتایا گیا، لاہور میں بھی بتایا گیا ہے، اسلام آباد میں بھی بتایا گیا ہے، راول پنڈی میں بھی بتایا گیا، الگ الگ بتایا گیا، اور یقیناً پشاور اور کراچی کے صحافیوں کو بھی بتایا گیا. لیکن مین جو ہے وہ فوکس کیا گیا اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کے میڈیا پرسنس کو. اور ان کو میڈیا پرسنس میں آپ کے نیوز سے ریلیٹڈ لوگ بھی شامل ہیں اور اینکرز بھی شامل ہیں. ان کو بریف کیا گیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب بالکل یہ جو آپریشن ہے یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بالکل حکم پہ شروع ہوا ہے. ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا ہے، کیونکہ ان کو پہلے بھی بریف کیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں آئی تھیں، ان کو بریف کیا گیا. اور خاص طور پہ آپ ذہن میں رکھیے گا، محسن نقوی صاحب نے جو بات کی تھی 100 ارب روپے کی، 100 ارب ڈالر کی، کہ باہر چلا گیا ہے اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس نام بھی موجود ہیں، لسٹ بھی موجود ہے، اور ان کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ بھی اس سے پہلے بھی فیلڈ مارشل کے علم میں تھی وہ بات، اور ان کو بریف کیا گیا تھا کہ جناب یہ چیزیں ہیں. انہوں نے گو ہیڈ دیا تھا، اور محسن نقوی نے وہ گفتگو کی تھی. اور اب بھی جو ہوا ہے، یہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کا معاملہ ہے، اس میں بھی معاملہ وہی ہے کہ فیلڈ مارشل کی مرضی، منظوری اور منشا سے ان کو بریف کیا گیا. اب ایک اور بریفنگ دے دی گئی ہے ان کو، اور اس بریفنگ میں بتا دیا گیا ہے کہ جناب حقیقت یہ ہے اور یہ ہے. لیکن ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بہت ہی وہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے محسن نقوی کے بارے میں بھی اپنی جو خاص ایجنسی ہے اس کو کہا ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں بھی آپ مجھے رپورٹ سبمٹ کریں کہ محسن نقوی کا کتنا معاملہ ہے، فیئرنس کتنی ہے. اور انہوں نے بھی رپورٹ مانگ لی ہے محسن نقوی کی بھی. تو اس معاملے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے، اس میں تو پھر ایک 1000 ایکڑ کا جو معاملہ ہے، یہ 1000 ایکڑ ہے، یا وہ ہم نے کروانی ہے، 100 ایکڑ ہے یا 1000 ایکڑ ہے. جو 100 ایکڑ آئی تھنک کہ 100 ایکڑ کی زمین ہے، وہاں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ سارا کام اگلا کرنا، 1000 ہے. تو اس میں بھی ایک بڑا پروجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں مارگلا کے ساتھ ساتھ پرکشش وادی میں. تو اس کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے. تو معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، بڑا سیریس ہے. اور دوسری جانب اس میں جو ہے شہباز شریف صاحب، کل شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، تو وہ کافی سنجیدہ نوعیت کی میٹنگ تھی. اور اس میں استعفیٰ تو آئے گا، استعفیٰ تو ڈیفینیٹلی آئے گا. کس کا آئے گا، یا پھر پوری کی پوری نون لیگی سرکار جو ہے اس کو بھی لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اگر یہ ثابت ہو گیا، اگر اسٹیبلش ہو گیا، تانے بانے مل گئے، جڑ گئے، کہ ابصار عالم کے پیچھے، ان کے ولاگ کے پیچھے جو ہے وہ نون لیگ تھی، جاتی عمرہ، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، اور ان کی آشیرواد حاصل تھی، اور ان کے کہنے پر یا ان کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو پھر یقین رکھیے کہ پھر معاملہ جو ہے وہ مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر شاید شہباز شریف صاحب کو بھی سپیئر نہ کیا جائے. کیونکہ یہ اطلاع موجود ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی محسن نقوی سے چھٹکارا حاصل چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس اپنا خاندانی ہونا چاہیے، یا اپنے معتمد لوگ ہونے چاہیے. اس سلسلے میں جو کمیٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ون کانسٹیٹیوشن والے معاملے کو دبانے کی، اس کے لیے ایک تجویز پی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی لیگی سرکار کی اور لیگی فیملی کی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری دے دیں آپ احد چیمہ کو، توقیر شاہ کو، اور کامران افضل کو، کیونکہ ان سے بہتر ہمارے لائل کوئی نہیں ہو سکتے. اور ان کو انویسٹیگیشن کروائیں، ان کے پاس ساری چیزیں آئیں، اور یہ پھر اس کے ذریعے معاملہ مکمکا کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں.
اور کیونکہ اگر اس زمین کو کچھ ہوا یا اپارٹمنٹ لینے کی کوشش کی گئی تو پھر اس میں جو ریئل اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جن کے نام ہیں، جن کے آئی ڈی کارڈ ہیں، پیسے تو ان کو ملیں گے۔ اگر یہ اپارٹمنٹ سرکار اپنے پاس رکھتی ہے اور اس کو سرکاری استعمال کے لیے کر لیتی ہے، نیشنلائز کر لیتی ہے فار ایگزامپل، اور اس کو سرکاری عمارت قرار دے دیتی ہے اور سرکار اس کو واپس لے لیتی ہے، اور جو اپارٹمنٹ کے الاٹی ہیں ان کو جو پیسے ملنے ہیں تو وہ تو ان کو ملیں گے جن کے نام پہ آئی ڈی کارڈ، جن کے نام پہ وہ ہیں، وہ بے نامی ہیں تو وہ لے اڑیں گے، اور اگر کوئی بیرون ملک بیٹھا ہے وہ لے اڑے گا، اگر کوئی خاتون ہے تو وہ لے اڑے گی، تو پھر اوریجنل جو ہیں وہ رہ جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، اور جو اوریجنل پیچھے ہیں، اصل حقیقی مالکان جو ہیں چھپے ہوئے، وہ رہ جائیں گے۔ تو اس پہ بہت ساری باتیں کی، اسی لیے جو ابصار صاحب کا مسئلہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی انہوں نے سوچ سمجھ کے، اور جو ان کا ایگریشن تھی وہ بتا رہا تھا کہ ایگریشن بھی بتا رہی تھی کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ بڑی خراب ہو چکی ہیں۔